everyone. I am Anubhuti, the city president for Devghar district, Jharkhand of the Wiki Water Resource Council. Welcome you all on behalf of Monday Munching, Musing with Women for Water. This is an initiative of Eco Development and Research Cell, a not-for-profit initiative of environmental design consultants, Ahmedabad, with support of Wiki WRC and in collaboration with Wednesday for Water Foundation, and our media partner is Counterview. Today, I'm joined with Dr. Mansi Balbhargava, who is the National President of Wiki Water Resource Council. Welcome, Mansi. We are glad to start the conversation, namely Monday Munching, Musing with Women for Water, which we colloquially refer to as Blue Lips. We are here to share the worries and wisdom for the women of the women in the water sector. Through this, we hope to learn about the water endeavors in a regular disciplined manner like a masterclass. Today, in this session, we are here to listen and know more about Megha Burve, who is the Wiki State President of Madhya Pradesh. I will start with the introduction. So she is involved in climate change and resilient programs and environmental issues, especially working on urban water resource management, its issues and challenges, and the solution follows. She has also been involved in designing community-based traditional water resources, lakes and wells conservation programs. She has organized multiple capacity building programs aimed at managing diverse stakeholders groups, including government and community. She has successfully conducted campaigns on save water, tree plantation, waste to wealth, as well as Eco Visarjan campaign, Eco Diwali and Holi, etc. Thank you, Megha ji, for joining us today. We are happy to have you. So today, I will like to start the conversation by asking you कि आपने वाटर के सेक्टर में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की और आप अभी वाटर के सेक्टर में क्या कर रही हैं, उससे प्लीज स्टार्ट करिए हमारा. थैंक यू अनुभूति, मानसी एंड वंदना. एक्चुअली मैंने ये लास्ट 15 ईयर्स, मोर देन 50 इयर्स की जर्नी है और चूंकि इंदौर से ही हूँ तो स्टार्टिंग भी इंदौर से ही किया था. आफ्टर एमफिल इन ज्योग्राफी मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था जहाँ पे ये एक स्मॉल एनजीओ था, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे इंदौर के जितने भी इंटेलेक्चुअल क्लास थे वो यहाँ पे एज ए मेंबर काम करते थे. तो मेरा जो एक्सपोजर रहा है वो वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट, वाटर क्वालिटी, वाटर क्वांटिटी, एसेसिबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सभी चीजों को स्टार्टिंग से ही मुझे काम करने का मौका मिला है. उसके बाद ऐसा इनिशिएटिव में क्लाइमेट चेंज एंड रेजिलियंस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने इंदौर में कम्युनिटी बेस्ड वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड जो ट्रेडिशनल हमारे वाटर सिस्टम है, ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम लाइक लेक्स और वेल्स एंड स्टेप वेल्स ऑल्सो, तो उन पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया था. मेरा मेनली जो फोकस रहता था वो लाइजनिंग पार्ट और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का रहता था और इसी में जो एक डेप्थ नॉलेज मुझे मिलता गया क्योंकि मुझे मल्टी स्टेक होल्डर के साथ काम करने का मौका मिला है. और जब हम वाटर सप्लाई सिस्टम की या अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करते हैं तो ये कहीं पे भी एक पर्टिकुलर इसमें दो पार्ट रहते हैं. एक तो रहता है कि सोशल पार्ट रहता है और एक टेक्निकल पार्ट रहता है. और जब हम वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करेंगे तो अधिकतर जो पार्ट आता है वो उसका टेक्निकल पार्ट आता है कि हम कैसे घरों तक पानी पहुंचा रहे हैं. और अर्बन वाटर सप्लाई सिस्टम में जैसे ही हमारा पाइप वाटर सप्लाई सिस्टम स्टार्ट होता है तो हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई सिस्टम या रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे डिफंक्ट हो जाते हैं.
तो इनको समझने का, क्योंकि हम जैसे हमें घर में पानी आने लगता है तो हम वाटर इश्यूज को एक अलग तरीके से देखते हैं। हमें पानी मिल रहा है तो हमारे वाटर रिसोर्सेज किस तरह से काम करते हैं वो हमें पता नहीं रहता है। तो मुझे जो ये पूरी जर्नी रही है उसमें वाटर रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट और उनके सस्टेनेबिलिटी पे काम करने का बहुत मौका मिला है। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव भी लिए हैं और ग्राउंड लेवल पे भी हमने बहुत काम किया था इसमें। और जो सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट रहा है वो ये है कि इंदौर में लेक्स कितने हैं ये भी नहीं पता था। तो हम लोगों ने पूरा उसका मैपिंग करके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड जो गवर्नमेंट अथॉरिटी रहती है उन्हें शेयर किया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अभी तक का अचीवमेंट रहा है वो ये है कि हम लोगों ने इको विसर्जन कैंपेन चलाया था। तो पानी का, क्योंकि ये हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये रहा कि हमने इंदौर सिटी में जो इको विसर्जन है उस कैंपेन को हमने रोका है। तो उसमें जो हमारी लर्निंग रही है कि स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, वाटर क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें हमने ट्रेडिशनल कुछ टेक्नोलॉजी का भी यूज किया था, कुछ अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका भी यूज किया था। तो ओवरऑल जर्नी यही रही है। और ये लर्निंग रहता है, आप जितना पानी को समझना स्टार्ट करते हैं तो हमें नई नई चीजें पता चलती है। और अभी तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो एक बहुत ही लर्निंग रहा है मेरे लिए पूरी जर्नी। थैंक यू मेघा जी। तो जैसे आपने कि ये बताया कि आपने कम्युनिटीज के साथ काम किया, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया, तो पहले तो आप मेरे को ये हम लोग को बताइए कि क्यों आपने डिसाइड किया कि आप कम्युनिटीज के साथ काम करना प्रेफर करेंगी। और दूसरी चीज ये बताने में थोड़ा बताइए कि आपको ये कम्युनिटीज के साथ काम करने में कोई डिफिकल्टीज हुई कि नहीं, मतलब ऐसे नॉर्मल लोगों से बात करने में, क्योंकि सबका, अगर आप कोई भी वाटर बॉडी साफ कर रही हैं या कुछ भी कर रही हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उनको लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी पे आके ये लोग कुछ कर तो नहीं रहे हैं ये कर। तो वैसे में आप कैसे डील करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जिसे वाटर और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज शुरू से ही मुझे अट्रैक्ट करते रहे हैं। और एमफिल में मुझे जो हमारा डिसर्टेशन था उसमें मुझे सबसे पहले वाटर सप्लाई सिस्टम को समझने का मौका मिला था। और उसके बाद फिर धीरे 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 स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती गई। दूसरा ये रहा है कि चूंकि मैं इंदौर में ही मेरा मोस्टली वर्किंग रहा है, तो कम्युनिटीज का लाइक प्रोफेशनल, वी आर अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स। तो उसमें ये रहता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है वो धीरे धीरे हम लोग उसके साथ वर्किंग, हमारा एक तरह से ये रहता है कि हम प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट जिस तरह से रहता है हम उस तरह से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से जो मेरे प्रोजेक्ट्स में मैं जुड़ी हूँ, जैसे डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने बच्चों और कम्युनिटी लेवल पे काम किया था। तो कम्युनिटीज से पहले बच्चों के साथ मैंने काम किया और उसके बाद धीरे धीरे मैं कम्युनिटीज के साथ जुड़ती गई। कम्युनिटी में भी ये रहता है कि उनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है, यदि हम उनके साथ उनके प्रॉब्लम को समझेंगे तो हमें सॉल्यूशन उनके द्वारा ही मिलेगा। अगर हम सॉल्यूशन लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती जाएगी। तो हम लोगों का जो अप्रोच रहा है शुरू से, अगर हमने कोई भी कम्युनिटी को सिलेक्ट किया है कि वाटर सप्लाई सिस्टम या अल्टरनेटिव वाटर डिमांड को कैसे हम पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने जितनी भी कम्युनिटीज को सिलेक्ट किया था वहाँ का डिटेल स्टडी किया। उनके साथ 1-to-1 मीटिंग विथ एंड ग्रुप्स में मीटिंग किया है। फिर उनका जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, हम पानी हम क्वालिटी वाटर की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका जो डिमांड है वो स्टोरेज का है।
तो सबसे पहले हमने वो अंडरस्टैंड किया कि इन पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके बाद फिर वहाँ पे जो भी हम इनिशिएटिव ले सकते थे वो हमने किया। दूसरा, यदि हम लोग कम्युनिटी लेवल पे काम करते हैं तो हमें दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी देखना पड़ता है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर पॉलिटिशियंस है। अगर आप उनके वार्ड में जाके काम कर रहे हैं और उनके जो नेता है, वार्ड पार्षद है, अगर उन्हें नहीं पता है तो हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो एक हमें पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है और अप टू डेट करना पड़ता है कि हम कम्युनिटी से क्या बात हुई है, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसे अपडेट करना रहता था। फिर जो वहाँ के लोकल काउंसलर है या जो नेता रहते थे उनसे हमें बात करना रहता था, और जो टेक्निकल पार्ट रहता था, ये तो एक सोशल पार्ट रहता है कि आपने सबकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। लेकिन इसके साथ ही जब टेक्निकल पार्ट पे आते हैं तो हमें वहाँ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर से भी बात करनी पड़ती थी, कमिश्नर से भी बात करनी पड़ती थी। तो एक पूरा इस तरह से सिस्टम हमने डेवलप करके मीटिंग्स, रेगुलर मीटिंग और फॉलो अप करके कम्युनिटी को इंश्योर करते थे कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरा, जैसे एक तो ये रहता है कि वाटर से रिलेटेड उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना। दूसरा, हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेस पे हम लोगों ने काम किया है। तो अगर हम किसी लेक का हमने सिलेक्शन किया है तो उसके साथ भी बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। लाइक लेक का कैचमेंट एरिया अलग है और लेक दूसरे वार्ड में है, और ये एक मेजर इशू है क्योंकि कैचमेंट एरिया और लेक की बाउंड्री अलग अलग ही रही है। हम लोगों को इंदौर में जो एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें हमें फिर दोनों वार्ड की कम्युनिटी से बात करना पड़ता है, दोनों पार्षदों से बात करना पड़ता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बात करना पड़ा है, और वहाँ के क्या इश्यूज हैं उसको आइडेंटिफाई करके फिर हम लोग आगे बढ़ पाए हैं। अर्बन सेक्टर में अगर हम लेक्स या ट्रेडिशनल कुएं बावड़ी की बात करते हैं तो वो एकदम हर कम्युनिटी के लिए भी और जो कारपोरेशन उनके लिए भी यूजलेस हो जाता है अगर आपके घर में पानी आ रहा है। तो एक लैंड का भी इश्यू रहता है। मुझे हमेशा ही बोलते थे, अरे मैडम ये 5-6 करोड़ की लैंड है, आप धीरे धीरे इसको जाने दीजिए। हम यहाँ पे जो भी वाटर हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग से आपका काम हो जाएगा। तो ये एक इश्यू रहता है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनके लिए वाटर रिसोर्स, चाहे वो लेक हो, स्मॉल हो या बड़ी लेक हो, तो वो कितनी जरूरी है। लाइक अगर वो वाटर सप्लाई सिस्टम से जुड़ी हुई है तो उसको कंजर्व करने के लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब वो एक स्मॉल लेक के रूप में ही है, मतलब धीरे धीरे उसका कैचमेंट हमने खत्म कर दिया है और फिर सिर्फ ड्रेनेज का पानी ही फ्लो हो रहा है, तो सबको ऐसा लगता है कि ये लेक अगर खत्म हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके कारण परेशानियां ज्यादा हो रही हैं। तो एक जो अवेयरनेस का पार्ट रहता है कि आपको वो लेक चाहिए या नहीं चाहिए, उसके लिए लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि अगर जो कम्युनिटी है वही मेन अथॉरिटी है। अगर हम लेक्स की बात करें या फिर हम इसकी बात करते हैं, वेल की बात करते हैं, तो अगर कम्युनिटी धीरे धीरे उसको खत्म कर देगी तो कारपोरेशन को तो पता भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ी सिटीज में क्या होता है पता नहीं रहता है। तो ये जरूरी रहता है कि मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के साथ ही आप उनके बीच में लाइजनिंग करते रहे, प्रॉपर उसको पुशअप करते रहे, नहीं ये लेक में हमें ये एक्टिविटी करना चाहिए, इसमें ये किया जा सकता है। तो एक यही और बेसिक डेटाबेस होना चाहिए कि अगर उनका सीमांकन ही नहीं है तो आप उस लेक को बचा ही नहीं सकते, उसका मैपिंग ही नहीं रहेगा। कारपोरेशन के पास नहीं है, खसरा नंबर नहीं है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको कैसे बचाएंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको लेके हमें अर्बन लेक्स में स्पेशली काम करना पड़ता है। दूसरा, जैसे अगर हम पेरी अर्बन लेक की बात करते हैं तो पेरी अर्बन लेक एक तो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि मास्टर प्लान में या सिटी में आने वाला है, तो जो लैंड
लैंड यूज पैटर्न में जो चेंज होता है वो इतना फास्ट होता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी को पता ही नहीं चलता है कि जो ट्रेडिशन ये वाटर सोर्सेज है उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसके लिए भी क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए और क्लियर हैंडओवर होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। और वहाँ की जो कम्युनिटी है वो भी बहुत फास्टली चेंज होती है पेरी अर्बन एरिया में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के वो लोग थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और वहां पे अर्बन कम्युनिटी आती है जिसको पता ही नहीं रहता है, मतलब ही नहीं रहता है कि लेक्स के साथ लेक किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है। तो एक पुशअप हमेशा चाहिए रहता है किसी भी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे सोशल सेक्टर का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है कि हमारे 3 साल या 5 साल के प्रोजेक्ट रहते हैं, उसके बाद हम उस चीज के पीछे जाते भी नहीं है क्योंकि हमारा काम खत्म हो जाता है। तो ये इनिशिएटिव अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम भी करते हैं तो हमें रेगुलर इन्वॉल्वमेंट के लिए कम्युनिटी प्लस वहाँ के पॉलिटिशियंस प्लस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन तीनों के साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। Thank you so much, Megha ji. Now I would request Vanna ma'am to take over. थैंक यू अनुभूति, थैंक यू मेघा जी। आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी के बारे में विस्तार से बताया और जिस तरीके से आपने अपने जो एनजीओ के साथ जुड़े हुए किस प्रकार से आप वाटर सेक्टर में काम कर रहे हैं वो काफी इंफॉर्मेटिव था हमारे लिए। अब थोड़ा सा फोकस हम जो हमारा जो ये मंडे मंचिंग का जो कॉन्वर्सेशन है वो ज्यादातर महिलाएं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनकी क्या तरीके हैं, क्या हमें समस्याएं दिख रही हैं, क्या इश्यूज चैलेंजेस है, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेघा जी, जैसे आप बता रहे थे कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाना और उनके साथ लगातार बातचीत करना, और मेघा जी के पारिवारिक भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां और जवाबदारियां हैं, तो इन दोनों चीजों को आप किस प्रकार से बैलेंस, एक समान रूप से अटेंशन दे पाती है? मुझे लगता है बहुत सारी महिलाओं को ये जानना बहुत जरूरी होता। हाँ, इसमें जैसा आपने बोला कि महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट या लीडरशिप कम क्यों रहती है, तो मुझे जो समझ में आया कि जैसे वाटर सेक्टर ऐसा है कि आप ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर सकते, रिगरस आपको फील्ड विजिट करना पड़ता है और उसके साथ ही स्टेक होल्डर्स को भी जोड़ना। तो ये ना बहुत ही ऐसा काम रहता है कि आपको रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है, रेगुलर जाके मीटिंग करना रहता है और टेक्निकली भी थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सोशल सेक्टर से भी काम कर रहे हो, जो टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो सोशल सेक्टर में बात ही करना पसंद नहीं करते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में एक लाइजनिंग होना चाहिए। और महिला जो फीमेल्स का मुझे जो अभी तक समझ में आया है कि वो एक लेवल के पर जाके फिर उससे आगे नहीं बढ़ पाते। अगर वो वाटर क्वालिटी पे काम कर रही है या वॉश में काम कर रही है तो उनका जो सेक्टर रहता है वो वहीं तक सीमित रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें ट्रेनिंग से आपका काम हो जाता है और अगर आपको फील्ड पे निकलना है तो उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो एक तो यही रहता है कि लीडरशिप, महिलाओं की जो लीडरशिप मुझे कम दिखी है उसका मेन तो यही कारण है कि फील्ड विजिट वो लोग बहुत ज्यादा नहीं कर पाती हैं। दूसरा ये भी रहता है कि जो मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है, मतलब वो सब चीजें वहीं से जुड़ी हुई रहती है और उसमें बहुत बार ऐसा रहता है कि अर्ली मॉर्निंग मीटिंग करना है, लेट नाइट मीटिंग करना है या ऑफिस टाइमिंग में मीटिंग करना है। तो इसमें भी एक बहुत परेशानी होती है कि अगर आपको लेक पे जाना है तो आपको सुबह 6 बजे उठ के जाना ही पड़ेगा 6 बजे तक, और वो लेक शहर के बाहर भी रहती है। तो जो ये ट्रैवलिंग का और इस तरह की जो परेशानियां रहती है वो एक बहुत बड़ा इशू मुझे भी लगा है कि इसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। पारिवारिक में ये है कि मैं अनमैरिड हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजों से फ्रीडम मिली हुई है, तो उसमें मैं ऐसे कोई जिम्मेदारी नहीं रहती कि मुझे सुबह क्या बच्चों का मैनेज करना है या इवनिंग में मैनेज करना है।
तो उसके कारण, लेकिन जो मैरिड लड़कियां, मैरिड अगर कोई महिला है तो उनके लिए यही रहता है कि अगर मॉर्निंग में फील्ड विजिट करना है, बच्चों का भी स्कूल का टाइम हो रहा है उसी समय, तो वो उनको थोड़ा धीरे धीरे वो इन इश्यूज को अवॉइड करने लगती हैं और ऐसी जॉब को प्रिफर करती है, ऐसे लीडरशिप को जहाँ पे उनको 10 to 6 मिले टाइमिंग। मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी एक बड़ा टास्क रहता है, क्योंकि उसमें आपको पॉलिटिशियन से भी बात करनी रहती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अगर आप जा रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आपको हर डिपार्टमेंट में जाके बात करना, तो ये भी एक लेंदी काम रहता है। तो फिर मैं महिलाएं सोचती कि इससे अच्छा भैया हम घर पे बैठ के रिपोर्ट राइटिंग का ही काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या कैपेसिटी बिल्डिंग का। तो मेजर यही आया। फिर अगर रिसर्च पार्ट में भी अगर हम जाते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी किया जाता है, तो कॉलेज, हम लोगों ने ये बहुत फेस किया था कि कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं वो भी हमें परमिशन नहीं देते थे कि पानी के पास हम बच्चों को भेजेंगे नहीं। या तो आपके यहाँ से या हमारी टीम कोई सीनियर पर्सन हमारे साथ जाना चाहिए। तो वो जो एक शुरू से ही उनको बोला जाता है कि हाँ, पानी के पास अकेले नहीं जाना है, या फिर इस तरह के जो इशू रहते हैं उसमें भी रिसर्च पार्ट में भी फीमेल्स का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है उसके कारण। ग्रेट। मेघा जी, आपने एक बड़ी सुलभता से आपने ये बात कह दी, बट मैं इसको मानूंगी नहीं कि मेरी शादी नहीं हुई इसलिए मेरे पास कोई जवाबदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है। जवाबदारी रहती है। आई थिंक ये बहुत ओवररेटेड स्टेटमेंट कर दिया आपने। नहीं, इसमें ना एक Actually, वो मुझे रहता है, मालूम है, क्योंकि जो बात एक करती घर है। की जिम्मेदारी रहती है ना जी। आपको, वो मेरे पास भी रहती थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स साथ में है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे, तो उनको देखना वो रहता है। लेकिन एक जो ये रहता है ना, बच्चों का एक जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है, उसको तो महिलाओं को देखना ही पड़ता है कि सुबह बच्चों को स्कूल Correct. भेजना है तो वो भेजना ही है। तो मुझे जो अभी तक समझ में आया है, नहीं, आपने अपने अनुभव से बोला, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि आप ये जो आपने बाद में इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि वरना बाकी लोग यही सोचेंगे अगर वाटर सेक्टर में काम करना है, शादी ना करो। मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस बताया। जो नहीं, आपका एक क्वेश्चन था कि आप कैसे परिवार और बैलेंस किया। वर्क के साथ कैसे आप कर पा रही हैं, तो लेकिन इसी बहुत सारी से परेशानियां रहती है, क्योंकि सुबह अगर 6 बजे जाना है, 5 बजे आपको कहाँ से कौन से Exactly. गाड़ी का अरेंजमेंट करना, और बहुत See, सारे इश्यूज safety. रहते हैं। जी। See, सेफ्टी और सिक्योरिटी इज वन ऑफ द इशू, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, वो एक हाँ। कंसर्न एक महिला के लिए दोनों परिस्थितियों में रहेगा। मैं सिर्फ उसी चीज को हाईलाइट करना चाह रही थी, थोड़ा मैंने स्ट्रेच कर दिया स्टेटमेंट को, बट मेरा यही था हाँ। कि उस चीज को, सेफ्टी और सिक्योरिटी है जो दोनों तरफ से महिलाओं का कंसर्न रहेगा। इसी बात में ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे मेघा जी। जैसे आपने कहा कि इतने सारे फॉलोअप्स, मीटिंग्स और इस बैलेंस को आप बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ महिलाओं ने इसको काफी अच्छे से कर लिया, विच मीन्स वो अब अपने एरिया में एक लीडरशिप पोजीशन पे, एक नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर आ चुकी है। तो अभी भी आंकड़ों के हिसाब से ये संख्या बहुत, ये प्रतिशत बहुत कम है। आपको क्यों लगता है कि ये संख्या इतनी कम क्यों है महिलाओं की? नेतृत्व की जो पोजीशंस है उसकी मैं बात कर रही हूँ। सेक्टर की में तो काफी हैं जैसा आपने बताया, बट जो ये लीडरशिप की पोजीशंस है, जहां पे कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जहां किसी चीज को आगे बढ़ना है, तो उन पोजीशंस पे महिलाएं फिर भी नहीं आती, जबकि वाटर सेक्टर से आपने खुद बताया इतना जुड़ाव है महिलाओं का। इसमें जैसे अगर हम लीडरशिप की बात करें, तो अंडरस्टैंडिंग ही एक मेजर इशू मुझे लगता है वाटर सेक्टर को, कि कितना किस लेवल पे वो समझ पाई है। अगर उस लेवल पे वो समझ पाती है तो वो डिसीजन ले पाती है। और जब अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते हैं तो पानी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पानी की एसेसिबिलिटी भी आ जाती है, उसकी क्वालिटी भी आ जाती है, उसकी क्वांटिटी भी आ जाती है, वाटर रिसोर्सेज भी आ जाता है, सप्लाई सिस्टम भी आ जाता है, मैनेजमेंट भी आ जाता है। जी। तो
जब ये पूरे इंटीग्रेटेड वे में अगर वो उस चीज को समझ पाती हैं, तो ही वो सही डिसीजन ले पाएगी। और इसी उसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही एक कमी है कि लीडरशिप कम है महिलाओं की। अगर हम वाटर सप्लाई सिस्टम में सिटी लेवल पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर जो वार्ड पार्षद या जो समिति की वाटर सप्लाई सिस्टम में अगर कोई महिला भी रहती है और उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो डिसीजन उसका सही नहीं हो पाता है, क्योंकि एक जो डिसीजन रहता है वो पूरी सिटी को प्रभावित करता है। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि इस तरह के जो डिसीजन, उसके लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की भी आवश्यकता है, नॉलेज बढ़ाने की भी आवश्यकता है, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है और जो पानी को समझने के एक जो नॉलेज अभी बहुत तेजी से चेंज हुआ है। तो ये एक गैप है जिसको हमें फुलफिल करना चाहिए कि अगर हम महिलाओं को पानी से जोड़ना और लीडरशिप हम डेवलप करना चाहते हैं, तो ये जो छोटे या जो भी बड़े गैप हैं, जो उनके नॉलेज को बढ़ाए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करे, अगर ये नॉलेज और कैपेसिटी बिल्ड होगी तो ही वो डिसीजन ले पाएंगी कि क्या सही है या क्या गलत है। तो मुझे लगता है लीडरशिप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके नॉलेज को हम बढ़ाना चाहिए। ओके, आपने एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया है। हालांकि हमारे जैसे हमारे पिछले कुछ और जिन महिलाओं के साथ हमने बात की, वो एक स्पेसिफिक टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे थे, और उस टेक्निकल बैकग्राउंड के बावजूद भी पुरुष प्रधान समाज में उनको एक वो पोजीशन पे भी आ जाएंगी तो भी उनकी, कहते हैं ना कि एक्सेप्टेंस नहीं थी जी, कि हम आपको एक तरह की लीडर बिठा दिया और एक लीडर मान लिया। कई लोग बिना पोजीशन के भी लीडर माने जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनकी बातों को महत्व दिया जाता है। बट हमारे इसी फोरम पे कई महिलाओं ने ऐसा भी शेयर किया है कि कितना भी सुव्यवस्थित टेक्निकल बैकग्राउंड लेकर के गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से भी पढ़े, अच्छी पोजीशन भी मिल गई क्योंकि वो पोजीशन शायद महिला को देनी थी उन्हें, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सेप्टेंस जो पुरुष लोगों के बीच में था वो नहीं हो पाया। उस सिचुएशन के लिए भी अगर आपका कुछ ऐसा अनुभव हो तो आप प्लीज बताएं हमें। ऐसा आपने अगर प्रैक्टिकली देखा हो कि पूरा जानकारी भी है फिर भी जो ऑफिसर्स हैं, जो कोलीग्स अदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते या उनकी बात को इग्नोर करते हो, ऐसा कुछ आपने देखा है? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि उन्हें लगता है सभी का अपना एक माइंडसेट रहता है कि हम इसी माइंडसेट से काम करेंगे और उसमें उनका कुछ बेनिफिट भी रहता है। तो वो जो बेनिफिट गेन करने के लिए उन्हें अपने तरह के ही एक सिस्टम को वो लाना चाहते हैं ताकि वो इजीली अपना काम कर सके। तो सब जो एक ये रहता है कि अरे उनको क्या पता होगा, नॉलेज होने के बाद भी वो सिस्टम में फुल अगर फिट नहीं हो पाती है तो उसको फिर इग्नोर करते हैं। मुझे ऐसे ही लगता नहीं, आपने इम्पोर्टेंट बात बोली कि उनको अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग ही चाहिए जो हल्के भी परिवर्तन की बात ना करे, और जिसने परिवर्तन की बात की उसको इग्नोर करना उनके लिए बेटर। हाँ, और उनका जो बेनिफिट को फुलफिल करे। एब्सोल्युटली। तो वो एक हाँ बिल्कुल बोले। हाँ, उसमें एक रहता है कि अगर हाई उसमें भी अगर कमिश्नर भी है तो उनको यही बोला जाता है फील्ड पे क्या होता है आपको पता नहीं, आपको पता तो वो हमको पता है क्योंकि हम टेक्निकल बंदे हैं और इसको तो इसी तरह से आप ठीक कर सकते हैं या इसी तरह से हो सकता है। तो वो अगर आपने डिसीजन भी ले लिया लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग ही अगर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो उसमें ज्यादा परेशानी होती है। फिर वो एक समय के बाद ऐसा लगता है कि अरे ठीक है जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। और यही एक मेजर इश्यू है कि टेक्निकल अगर आप देखेंगे कि टेक्निकल कहीं पे भी सेगमेंट है या सेक्टर है वहां पे महिलाओं को दूर ही रखा जाता है।
वो एक रहता है कि क्योंकि उनको लगता है कि हम ही इसको कर सकते हैं या हमारे जो Okay. डिसीजन है वही सही है और हम जो कह रहे हैं वो उसी तरह से काम किया जाता है। तो उस मेजर इशू मेरे ख्याल से यही है। ओके मेघा जी, आपने जैसे अभी कुछ मिनट पहले यही बोला था कि अगर इन महिलाओं का क्षमता वर्धन करते हैं और उनको सही और सटीक जानकारी देते हैं तो डेफिनेटली महिलाओं के नेतृत्व करने की क्षमता अपने आप में बढ़ेगी। मैं इसी में थोड़ा और आपसे समझना चाहूंगी मेघा जी की जो आप ये कह रहे हैं कि ये जो नेतृत्व में अगर महिलाओं को हमें लाना है तो हमें और क्या करना चाहिए। ये पोजीशन मतलब ये मैं आपसे मेघा एक जो सोशल वर्कर है उसके पर्सपेक्टिव से भी पूछ रही हूँ और मेघा जो एक विकी की स्टेट प्रेसिडेंट है मैं उनके परिप्रेक्ष्य से भी पूछूंगी कि अगर आप स्टेट प्रेसिडेंट है तो आप क्या करना चाहेंगी कि महिलाओं का नेतृत्व इस पूरे क्षेत्र में आगे बढ़े। एक तो हमें ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन छोटा काम किया हो लेकिन महिलाओं ने इस सेक्टर में कुछ ना कुछ काम किया है और उस काम को हाईलाइट करते हुए हमें उनकी कैपेसिटी बिल्ड करके उनका रेगुलर अगर हम मीटिंग्स रखते हैं, फॉलो अप मीटिंग रखते हैं तो उससे एक ये फायदा होगा कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर हम स्टेट लेवल पे हैं तो स्टेट पॉलिसीज अलग हैं, अगर हम सिटी पे बात कर रहे हैं तो सिटी पॉलिसीज अलग है, यदि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं तो पानी के लिए स्पेशली हर स्तर पे पॉलिसीज अलग है और सबकी जो क्या बोलेंगे सबके लिए जो काम करने का दायरा है वो भी अलग अलग है। बिल्कुल। तो इन सबको अगर हम इस तरह से कुछ मीटिंग्स या प्लान की जाए जो इंटीग्रेटेड वे में हो कि अगर पानी में लीडरशिप लेके आनी है तो हम सिर्फ एक क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तक नहीं रहे, हमें उससे आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर सिस्टम किस तरह से काम करता है, स्टेट में हो या फिर सिटी लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आप जाएंगे तो पंचायत लेवल पे अलग काम करता है, डिस्ट्रिक्ट में मनरेगा अलग काम कर रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड जो इंफॉर्मेशन रहती है वो कहीं पे भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ हम उनके साथ जुड़े तो पर्टिकुलरली उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, नॉलेज इंक्रीज होगा, प्लस जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अगर हम देखते हैं तो वाटर सेक्टर में बहुत रिसर्च होते हैं लेकिन उसके जो सजेशन रहते हैं या उनकी लर्निंग जो रहती है वो कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे शेयर नहीं की जाती लोकल लेवल पे, वो हाई लेवल पे होती है और उसके बाद फिर पॉलिसीज बनती है, वो बात अलग है। लेकिन लोकल लेवल पे नहीं पता रहता है कि क्या किस तरह से काम करते हैं या क्या लर्निंग रही, क्या सजेशन रहा। तो अगर इसको भी हम लोग बढ़ाएं ये प्लेटफॉर्म की तरह तो मेरे ख्याल से बहुत इम्प्रूवमेंट होगा क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप होगी उसमें। जी थैंक यू मेघा जी, आपने बहुत सारी दिशाएं हमें दिखाई हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए एंड आई थिंक इट इज राइट टाइम टू चिप इन मानसी since you are taking us all in this leadership journey together, I think if you wish to ask something to Megha ji or you want to add something, please feel free to do that now. Thanks, Vandana, and thanks, Anubhuti, for taking it through this stage. Thank you so much, and your girls are doing very well. So, Megha, good to see you after such a long time, and especially हमने साथ में काम किया है, दीपा भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, और हमने साथ में काम अर्बन लेक्स पे भी किया है और पेरी अर्बन लेक्स पे भी किया है, तो हमको ये एटलीस्ट हमको साथ का एक एक्सपीरियंस भी है, और हम क्योंकि उस समय भी हमने महिला ही ज्यादा थे, और आपको याद होगा कि हम जब गए थे पेरी अर्बन में तो महिलाएं घूंघट में बैठ के हमारे साथ फोकस ग्रुप कर रही थी और प्रॉक्सी लीडर्स थी, जैसे कि उनके हस्बैंड एक्चुअली मेन फेस थे, और जबकि गांव की प्रधान जो थी वो ऑफिशियली महिलाएं थी। हम उस स्टेज से लेके हम यहाँ बात कर रहे हैं मेघा, जहाँ मैं और आप बैठे हैं आज की तारीख में, जो हम अपने आप को एटलीस्ट लीडरशिप पोजीशन में महसूस कर सकते हैं, जहाँ हम ज्यादा एम्पावर्ड हैं। और स्पेशली मैं आपकी बात करूँ तो इंदौर में जो भी पानी का प भी बोलेगा तो वो मेघा से बगैर टच किए तो आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये तो मुझे मालूम है।
तो अगर हम वहां पे जहाँ ऐसे प्रॉक्सी लीडरशिप चल रही है, वहां से लेके हम यहाँ पे जहाँ बात कर रहे हैं कि नहीं हमको लीडरशिप बढ़ानी है, तो एक तो बात है कैपेसिटेट करना, और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, जो महिलाएं खुद भी गिव अप कर देती हैं एक स्टेज के बाद, उनकी प्रायोरिटीज होती है जो भी कारण से। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जब वंदना ने ये बात भी रखी कि पानी पे काम करने के लिए एकला चलो इज नॉट द ओनली वे, और एकला चलो से ज्यादा नहीं होता। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप जैसा आपका जीवन बीता है और जितना मैं आपको जानती हूँ इतने सालों से, कि आपने तो अपने आप को झोंक ही दिया है कि पानी के कारण में, तो कहीं ना कहीं एकला चलो में वो एडवांटेज तो है कि आपने अपने आप को डेडिकेट किया है। तो हम जैसे हम बात करें महिलाएं जो दूसरे चीजों में व्यस्त हैं, जो लीडरशिप पोजीशन में भी हैं, हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं जिसमें कि हम बेसिकली और कुछ काम कर पाए। जैसे आप देख रही हैं विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल में भी एक कोशिश है, एक नेटवर्क बनाने की कोशिश चल रही है कि हम एक दूसरे का सहारा बन सके, सिस्टरहुड कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, कोलैबोरेट कर सके। क्योंकि सब महिलाएं अपने आप में, जैसे वंदना ने भी बोला, टेक्निकली भी काफी साउंड है, फिर भी उनको वो पोजीशन में जाके भी उनको कई बार वॉइस नहीं मिलता है। तो चूंकि आपका ग्रास रूट से लेके ब्यूरोक्रेसी तक इतना अच्छा कनेक्शन है, आपको क्या लगता है कि हम लोग को और क्या मिलके, इस ग्रुप को क्या मिलके करना चाहिए कि हम लोग का प्रेजेंस इंडिया में बढ़े एज अ लीडरशिप, एज अ नेटवर्क, कि हमें कोई भी पॉलिसी डिसीजंस, कोई भी बड़े मीटिंग्स, कोई भी बड़ी इवेंट्स हो रहे हैं, कोई भी बड़े डिसीजंस हो रहे हैं, तो उसमें एटलीस्ट हमको रीच आउट किया जाए, या हम उनको रीच आउट करें कि आप सारे मैन मिलकर ये डिसीजन नहीं ले सकते, हम लोग भी हैं, और क्योंकि वी कवर हाफ द स्काई एंड हाफ द लैंड ऑफ द कंट्री, क्या करना चाहिए हम लोग सबको मिलके? अभी तो हम लोग 70 महिलाएं ऑलरेडी है इस नेटवर्क में। मुझे मतलब मेरे सोच ये है कि जैसे हम हर स्टेट में अभी प्रेजेंस है लगभग, तो हर स्टेट का अपना एक पानी का कल्चर या नियम या जो भी नियमावली है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। तो मुझे लगता है कि एक हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भारत में, इंडिया की जितना भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट या सप्लाई सिस्टम है उसको स्टेट लेवल पे समझ सकें। कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एमपी की, तो एमपी में नर्मदा जी के बिना पानी वाटर सप्लाई सिस्टम को हम लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और यदि हम बेंगलोर की बात कर रहे हैं या फिर किसी छोटी सिटी की बात कर रहे हैं, या स्टेट पे भी अगर कर्नाटक में भी हम कावेरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वाटर को लेके, वो हम एक दूसरे से साझा करें। वो हमारी चल रही है लेकिन स्टेट पॉलिसी के अनुसार, कि यहाँ पे ये काम कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से काम हो सकता है। दूसरा जो एक आपने बताया कि महिलाओं का जैसे अभी उन्होंने आरक्षण दे दिया, तो वहां पे हमने महिलाओं को बिठा तो दिया है, लेकिन उनमें इतनी लीडरशिप नहीं है डेवलप हुई। तो हमें ना कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रास रूट लेवल पे भी करना चाहिए। अगर हम ग्रास रूट लेवल पे लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो अगर इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हमें एक थोड़ा सा ओवरऑल सिस्टम समझ में आएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे लूप होल्स है, और उस लूप होल पे अगर हम काम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम लीडरशिप के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही, दोनों ही बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो शायद आपको आपका साथ लेके मुझे चलना पड़ेगा, इम्पोर्टेंटली कि हम हर स्टेट की एक पानी की कहानी तो शुरू कर सकते हैं। ये हाँ, हम जो क्योंकि वहां पे अगर डिपार्टमेंट भी देखें, सिटी लेवल पे भी अगर हम देखते हैं, तो वाटर सप्लाई सिस्टम अभी भी आपका स्टेट पीएचई डिपार्टमेंट के थ्रू हो रहा है। अगर हम ग्राउंड वाटर पे, सेंट्रल वाटर बोर्ड अलग काम करता है, ग्राउंड वाटर बोर्ड अलग काम करता है, सिटी का ग्राउंड वाटर बोर्ड अलग काम कर रहा है। और अगर हम लेक्स पे जाते हैं तो उसके लिए एक अलग बॉडी है जो अलग अलग तरीके से काम कर रही है। कुछ इरिगेशन के लिए है, कुछ वाटर सप्लाई सिस्टम में काम कर रहा है, और तीसरा जो है वो ऐसे डिफंक्ट होता जा रहा है। तो अगर हम इस तरह के अप्रोच भी रखते हैं, तो जो डिफेंस सिस्टम है उसको हम वापस से जीवित कर सकते हैं।
कि नहीं हमें, जैसे अभी मोदी जी ने ये बोला है कि 100 आपको लेक्स बनानी है, तो अब ये हो गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वो लोग आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, नई लेक्स भी बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर से डंडा पड़ा है। तो हमारा जो सिस्टम है उसको हमें जहाँ पे लूप होल्स है वहां पे अगर हम लोग अप्रोच करेंगे तो मेरे ख्याल से हमें एक अलग तरह का डायरेक्शन मिल पाएगा। बिल्कुल, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ग्रास रूट में आपका बहुत अच्छा सुझाव है। हमने कोशिश भी किया, साथ में किया भी था हमने थोड़ा, और हम लोग थ्रू विकी वाटर रिसोर्स काउंसिल अब हम प्लान भी कर रहे हैं, 1 साल खत्म होने को आएगा जब हमारा, उसके बाद हम ये इनिशिएटिव शुरू भी कर रहे हैं। अभी तो हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस मुहिम के थ्रू। सो थैंक यू मेघा, थैंक यू सो